पार्ट 2। धूमधाम से शादी करने के बाद समर्थ और देविका घर आते हैं। घर पर सब उनका स्वागत करते हैं और सौम्या उनकी सुहाग रात का इंतजाम करती है। समर्थ और देविका दोनों अपने रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तब देविका कहती है, सुनिए, आप इतना दूर क्यों बैठे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूँ? अब नहीं, रहने दो, आप भी तो थकी होंगी। देविका आगे बढ़ते हुए कहती है, थक तो गई हूँ, पर आपकी सेवा करना पहला धर्म है मेरा। देविका झट से समर्थ के पैर पकड़कर दबाने लगती है। ऐसे ही कुछ देर निकल जाती है और समर्थ कहता है, अब रहने दो देविका, तुम भी आराम कर लो, तुम भी थकी थकी लग रही हो। देविका मना करते हुए उठ जाती है और अपने बालों को खोलकर समर्थ का सर दबाने लगती है और कहती है, मेरी थकावट तो आप ही दूर कर दोगे ना? इतना कहकर देविका अपने खुले बालों को समर्थ के ऊपर डालती है। समर्थ देविका के जाल में सम्मोहित होने ही वाला होता है कि अचानक से दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। समर्थ आवाज लगाते हुए कहता है, कौन? भाई, मैं हूँ सौम्या। क्या है सौम्या? क्या बात है देविका, कैसा लग रहा है मेरी भाभी बनकर? कुछ बात आगे बढ़ी या नहीं? बात आगे बढ़ती कैसे? तू जो आ गई कबाब में हड्डी। अच्छा जल्दी बता, किस लिए आई थी? सौम्या ठिठोली करते हुए कहती है, क्या बात है देविका, बहुत जल्दी हो रही है। वैसे मैं तो दूध का गिलास देने आई थी। आखिर मेरी सहेली की सुहाग रात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देविका दूध का ग्लास लेते हुए जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और पीछे मुड़कर देखती है तो समर्थ तो सो चुका था। देविका समर्थ को उठाते हुए कहती है, सुनिए समर्थ जी, उठ जाइए ना, सौम्या दूध देने आई थी, इसे पी लीजिए, फिर आप सो जाना। समर्थ नींद में उठता है और दूध पीकर फिर से सो जाता है। देविका उसके बगल में बैठी कहती है, सुनिए समर्थ जी, आज हमारी पहली रात है और आप सो रहे हो। समर्थ नींद में ही कहता है, देविका मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। सोने के लिए तो पूरी रात पड़ी है, आप उठिए ना और कुछ देर मुझसे बात तो करिए। देविका जिद करते हुए समर्थ को आधी नींद से उठा देती है। समर्थ उठकर बैठ जाता है और कहता है, बोलिए देविका जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। सुनिए, मैंने सुना है कि पति अपनी पत्नी को पहली रात कोई तोहफा देता है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए क्या? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, लाया हूँ, पर वो दूसरे रूम में रखा है। तो दिखाइए ना क्या लाए हैं। अरे अभी तो कहा कि तुम्हारा गिफ्ट दूसरे रूम में है, तो जाकर लेकर आइए ना। अगर अभी गया तो घर के सब लोग जाग जाएंगे और 10 तरह के सवाल जवाब करेंगे। मैं सुबह दिखाता हूँ ना। समर्थ इतना कहकर लेट जाता है और लेटे लेटे देविका से कहता है, अच्छा सुनो देविका, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। देविका समर्थ की बात सुनकर कहती है, आपको तो हमारी पहली रात की कुछ पड़ी ही नहीं है। इतना कहकर देविका भी उसके करीब आकर लेट जाती है और सो जाती है। अगली सुबह अधीरा समर्थ के रूम में सफाई करने आती है और देविका को उसके करीब लेटा देख रोने लगती है। रोने की सिसकी सुनकर समर्थ की आंख खुल जाती है। वो उठकर देखता है कि अधीरा उसके कमरे में रो रही है। उसे देखते ही समर्थ बहुत गुस्से में आ जाता है और अधीरा से कहता है, अधीरा, तुम सुबह सुबह क्यों रो रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जाओ यहाँ से। समर्थ अधीरा का हाथ पकड़कर रूम के बाहर कर देता है और कहता है, अब बिना दरवाजा नॉक किए अंदर मत आना। इतने में देविका भी आ जाती है और समर्थ को भड़काते हुए कहती है, हाँ समर्थ जी, ये रो रो कर हमारे घर में अपशगुन कर रही है, और अब ये देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है। इतना कहकर देविका अधीरा का हाथ पकड़कर घसीटती है और कहती है, अब क्या रोती रहेगी या कुछ काम भी करेगी? मुफ्त में रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी यहाँ पर। चल उठ यहाँ से और कुछ काम कर। अधीरा वहां से उठकर रोते रोते चली जाती है और जाकर रसोई में सबके लिए चाय बनाती है और चाय जाकर पहले अपनी सास को देती है। चाय पीते ही मंजू अधीरा को गुस्से से कहने लगती है, लगता है मुझे मारने की साजिश कर ली है। अरे अभी तक तूने ढंग की चाय बनाना नहीं सीखा,
इतनी मीठी चाय बनाई है कि कहीं मैं शुगर की बीमारी से मर ही ना जाऊं। अरे जा जाकर तू मर कहीं। अधीरा मंजू की बात सुनकर दुखी होती है। इतने में सौम्या वहां आ जाती है और कहती है, ये लो, महारानी अभी यहीं बैठी है और मैं पूरे घर में देख आई। अरे ओ महारानी, यहाँ बैठकर किसका मातम मना रही हो? उठ यहाँ से और जाकर हमारे कपड़े धो, बहुत कपड़े पड़े हैं धोने को। अधीरा वहां से कपड़े धोने चली जाती है और बैठे बैठे खुद को कोसने लगती है। हे भगवान, मुझे उठा ले तो अच्छा है, मैं थक गई हूँ इस जिंदगी से। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अब समर्थ भी अपने काम पर जाना शुरू कर देता है। एक शाम अधीरा घर के सारे काम करके अपने रूम में आराम कर रही थी और मंजू अधीरा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ कलमुही, अगर आराम हो गया हो तो आकर मेरे पैर दबा दे। देविका उस समय वहीं से गुजर रही थी और समर्थ का घर आने का टाइम देखकर देविका मंजू से कहती है, माँ जी सुनिए, आप कहें तो मैं दबा दूं आपके पाँव। पता नहीं अधीरा कहाँ है। देविका मंजू के पांव दबाने बैठ जाती है और कुछ ही टाइम बाद समर्थ भी वहां आ जाता है और देविका को माँ के पांव दबाते देख बहुत खुश होता है। वो सीधे अपने कमरे में चला जाता है। समर्थ को देख मंजू देविका से कहती है, अच्छा सुन, जा जाकर खाना लगा दे, और समर्थ थक कर आया है ऑफिस से, जाकर उसे पानी को पूछ ले। देविका उठकर समर्थ के लिए खाना लगा देती है और रात में समर्थ और देविका सोने की तैयारी करते हैं। समर्थ कहता है, अच्छा देविका सुनो ना, मेरे पास आकर बैठो जरा। अरे पापा, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे आओ तो सही, आज तो मैं माँ के पाँव दबाते देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा भला? पूरा दिन घर के काम किए हैं और शाम को माँ की सेवा, पर मेरा तो कोई हाथ बांटने वाला भी नहीं है घर में। क्यों? अधीरा और घर के बाकी लोग कहाँ जाते हैं? अधीरा की तो बात ही मत करो, वो महारानी तो बस मटर गश्ती करती रहती है और घर का सारा काम ना मुझे ही करना पड़ता है। मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है, मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूँ इस घर में। अरे नहीं, ऐसा मत बोलो। क्यों ना बोलूं? आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे रविवार को फिल्म दिखाने ले जाओगे और कपड़े भी दिलवाओगे, पर आपने तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। अच्छा बाबा, कल रविवार है, कल ही चलते हैं और तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देते हैं। खुश? दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह समर्थ और देविका बाहर घूमने चले जाते हैं। अब समर्थ पूरी तरह से देविका के वश में हो जाता है। देविका जो कहती समर्थ वही करता। क्या समर्थ को कभी अपनी बहन और दूसरी पत्नी की सच्चाई पता चल पाएगी? अब क्या होगा अधीरा का? इसके लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। सास, अरे मम्मी जी, थोड़ा उम्र के हिसाब से काम किया करो, कहीं कुछ हो गया तो लोग बोलेंगे बहू ने बूढ़ी सास का ध्यान नहीं रखा। बहू, तुम भी थोड़ा कम और धीरे बोला करो, कहीं चिल्लाते हुए कभी कुछ हो गया तो वही लोग बोलेंगे 100 साल की सास भली चंगी बैठी है और बहू बेचारी चलती बनी। वैसे मम्मी जी, दादी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। हैं? क्या ठीक बोल रही है? वो जो कुछ भी बोले वो सास है, पर तुम क्यों बोल रही हो? बहू होकर सास से जुबान लड़ाओगी क्या? ऐसा बोलते हुए निर्मला को धसका उठ जाता है। कहा था ना, मत चिल्ला मत चिल्ला, तुझे बिना सास और बहू से जुबान लड़ाए बिना शांति नहीं मिलती। अरे माँ, दादी की बात सुन लिया करो, तुम्हारे भले के लिए बोलती है ना। अरे कोई भला नहीं, इन्हें बस मुझे परेशान और शो ऑफ करने का शौक है। हाँ। चल झूठी। इस परिवार में 3 पीढ़ी की औरतें रहती है, जिनका हर समय कोई ना कोई अलग ड्रामा चलता ही रहता है, जिससे और किसी का पता नहीं, लेकिन सूरज बहुत परेशान रहता है। माँ, पियाली और दादी, आप तीनों के पास एक दूसरे को सास बहू वाले ताने देने के अलावा कुछ काम हो या नहीं, पर मेरे पास जरूर है। इसीलिए पियाली, जरा लंच ले आओ, मुझे ऑफिस भी जाना होता है।
इस पर पियाली सूरज को लंच देती है और वो ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद तीनों एक बार फिर अपनी बातों या कह लो कि नोक झोंक में लग जाती हैं। इसी में दिन बीत जाता है। रात को सूरज के साथ उसके दोस्त भी खाने पर आते हैं। पियाली, मेरे कुछ दोस्त आए हैं। सॉरी, अचानक प्लान बना तो बता नहीं पाया। तुम जल्दी से डिनर बना दो ना। अरे वाह रे आलसी माँ की आलसी बेटी, पहले बिना बताए दोस्तों को घर ले आओ, फिर बोलो जल्दी से डिनर बना दो। इतनी जल्दी है तो खुद बना लो। अरे माता, सब बाद में दिखा देना, अभी खाना बना दो ना प्लीज। ऐसा बोल के सूरज दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है और पियाली डिनर की टेंशन में अपनी सास के पास पहुंच जाती है, जो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। मम्मी, सूरज अचानक दोस्तों को घर ले आए हैं, क्या करूं अब? कुछ ऐसा बताओ ना जो जल्दी बन जाए और सर्व करते हुए भी अच्छा लगे। अरे रेस्टोरेंट से मंगा ले, दोबारा परेशान मत करना, सोने दे मुझे। इतने में दादी सास भी वहां आ जाती हैं। वाह, आलसी का आइडिया भी उसी की तरह बेकार है। कोरोना में बाहर से खाना मंगाएंगे। बहू, तुम सो ही जाओ, वही काम अच्छे से कर सकती हो। चल पियाली, मैं बताती हूँ क्या करना है। इस पर दादी सास पियाली के साथ मिलकर सारे मेहमानों के लिए खाना बनाती है, जिससे उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सबका पेट भी भर जाता है। दादी के इस आइडिया से पियाली और सूरज बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। दादी, क्या यही खाना आपकी इस उम्र में इतना एक्टिव रहने और एंडलेस लाइफ का राज है? वैसे दादी ने आज तक राज किसी को बताया नहीं। इन्होंने ससुर जी तक को नहीं बताया, तभी तो वो ऊपर पहुंच गए और ये अभी तक यही है। तेरी सास मेरे ऊपर पहुंचने का ही इंतजार कर रही है, पर इस आलसी का ये सपना पूरा नहीं होने वाला। क्यों जी, अमर होने का वरदान लेकर आई हो क्या? अमर का पता नहीं, पर लगता है तुझसे लंबा जरूर जी लूंगी। इससे पहले कि दोनों सास बहू में कोई बहस शुरू होती, पियाली बीच में बोल पड़ती है। ठीक है, आप दोनों लड़ क्यों रही हैं? हम तो चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ हमेशा रहें। पियाली की बातों पर दोनों शांत हो जाते हैं और उनकी लाइफ पहले जैसे चलने लगती है, जहां दादी सुबह जल्दी उठकर कुछ न कुछ काम करते हुए पूरा दिन बिताती है, तो वहीं निर्मला और पियाली लेट उठने से लेकर धीरे धीरे आलस में काम करना और जब मर्जी सो जाने से अपना दिन बिताती हैं। एक दिन निर्मला की सहेली उनके घर आती है। अरे क्यों रे निर्मला, कैसे चल रही है जिंदगी? सब बढ़िया, बस ये बुढ़िया ऊपर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे ऐसा क्यों बोलती हो? तुम्हें तो उनसे सीखना चाहिए, वो बहुत फुर्तीली हैं। मैं उन्हें रोज मॉर्निंग वॉक करते हुए देखती हूँ, और वहीं तुम और तुम्हारी बहू है जिन्होंने शायद सुबह का सूरज आज तक देखा ही नहीं होगा। सहेली की बात सुनते ही निर्मला भड़क कर चिल्लाते हुए पियाली और अपनी सास को वहां बुलाती है, जिनके साथ सूरज भी वहां आ जाता है और ये सब देख सहेली वहां से चली जाती है। अरे सासू माँ, आपको हमसे क्या दिक्कत है? अब तो मेरी सहेलियां भी आपकी वजह से मुझे ताने देने लगी है। मम्मी जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप इग्नोर करो ना। अच्छा, वैसे महारानी, वो तुम्हें भी वही सब बोल रही थी? है? मैंने क्या किया? अरे किलस क्यों रही हो? अब तो समझो और अपना लाइफस्टाइल सुधारो। ओ मोरी मैया, अब हमारा लाइफस्टाइल भी खराब हो गया क्या? आपका तो हाई फाई है ना, बस उतना ही ठीक है। तुम लोग हमेशा पूछते हो ना कि मेरी इस उम्र और अभी भी इतने एक्टिव रहने का राज क्या है, तो वो ये लाइफ स्टाइल ही है, जिसे हाई फाई नहीं पर सिंपल कहते हैं।
दादी, अब कहना क्या चाहती हो? यही कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत किताबें पढ़ी हैं, जिनमें एक किताब से मुझे ये समझ में आया कि हम कितने गलत तरीके से जिंदगी जीते हैं। उसी के बाद मैंने एक अच्छे जीवन के लिए इकिगाई रूल अपनाया, जिसका मकसद तो सिर्फ अच्छा जीवन जीना था। इतना लंबा कैसे जी गई मुझे खुद अचंभा होता है। ओह, तो मतलब आप मुझे परेशान नहीं करती थी? वो तो आप करती हैं। वैसे ये इकिगाई क्या है? थोड़ी रिसर्च खुद भी कर लो आलसियों, सब मैं ही बता दूं क्या? पायल एक खुले मिजाज की जिंदा दिल लड़की होती है, जिसे उसके पापा ने फुल्ली सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए सब कुछ सिखाया हुआ होता है। एक शाम पायल अपनी बाइक पर सीटी बजाते हुए कॉलेज से घर वापस पहुंचती है, जिसे देखते ही उसकी मम्मी गुस्से में पूरा घर सिर पर उठा लेती है। आ गई महारानी, बहुत बोलते थे मैं अपनी बेटी को सब कुछ सिखाकर दुनिया में मजबूती से खड़े रहना सिखाऊंगा, साथ में बेटी को लफंडर बनना भी सिखा दिया, ये नहीं बताया? क्या हुआ? आज ये कुकर इतनी सीटियां क्यों मार रहा है? सीटी, सारी फसाद की जड़ तेरी वो बाइक और सीटी है, उन्हीं से लड़के छेड़ती है ना तू? हाँ, ये तो गलत है, मुझे बताए बिना ही लड़का छेड़ दिया। हाय तौबा, ये कैसा पति और बेटी मिले हैं मुझे। अरे मम्मी यार, तुम ओवर एक्टिंग बंद करो। और मैंने कोई लड़का नहीं छेड़ा पापा। शिट यार। अच्छा मम्मी, आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये सब बेकार बातें बताता कौन है? अच्छा, तूने कोई लड़का नहीं छेड़ा? अरे वही शर्मा आंटी, वही बताती रहती है, पर उसकी खबर तो मैं खुद ले लूंगी। अच्छा मेरी प्यारी बेटी, थक गई होगी ना, जा जाकर आराम कर बेटा। अचानक मम्मी को गर्म से नरम होते देख के पायल और उसके पापा कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखने लगते हैं। आंखों से कुछ इशारे होते हैं और पायल वहां से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद रात को घर में सबके सोने के बाद दोनों पापा बेटी छत पर मिलते हैं। क्या खबर लाए हो? अरे तुम्हारी मम्मी तो हमसे भी तेज निकली, कोई खबर नहीं मिली। क्या यार पापा, पता नहीं अब मेरी मदर इंडिया कौन सा बम फोड़ेंगी। इसी के साथ दोनों अपने कमरे में वापस जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह पायल जैसे ही कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी मम्मी उसे लड़के वालों के सामने ले जाकर खड़ा कर देती है। जी, ये है मेरी बेटी पायल, थोड़ी चंचल है लेकिन बहुत नेक दिल और होशियार है। देखते ही देखते कुछ घंटों में पायल और शुभम का रिश्ता पक्का हो जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद पायल शादी कर अपने ससुराल पहुंच जाती है। सोचा था मम्मी कोई बम फोड़ेंगी, पर उन्होंने तो सीधा मुझे उम्र कैद की सजा ही दे दी। बहू, अब उम्र कैद समझो या बम, रहना तो यही है, निभाना यही है, इसलिए छिछोरी हरकतें बंद करनी होगी। ये आप क्या बात कर रही हो? मैंने क्या किया? इतने मासूम ना बनो, मुझे तुम्हारे कारनामों के बारे में सब अच्छे से पता है। ऐसा बोलकर सास तो वहां से चली जाती है, लेकिन पायल सोच में पड़ी वहीं खड़ी रह जाती है। जिस पर शुभम उसके पास आता है। तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो पड़ोस वाली आंटी ने उन्हें तुम्हारी बाइक चलाना, सीटियां बजाते हुए घूमना, बेधड़क सबसे बात करना वगैरह जैसी कुछ बातें बता दी है, जिसे सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया है। पर फिक्र मत करना, धीरे धीरे साथ रहने से वो भी ठीक हो जाएंगी। थैंक्स फॉर योर कंसर्न, बट आई डोंट केयर। पायल सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो सीटी बजाते हुए कमरे से बाहर निकलती है, जिसे देख सास गुस्से से तिलमिला उठती है। महारानी, शादी के अगले ही दिन ये हीरोइन बनकर कहाँ चल पड़ी?
और ये लफंगों की तरह सीटियां बजाना बंद करो। ये हमारा घर है, कोई सड़क नहीं जहां तुम आवारागर्दी करती घूमो। मम्मी जी, सीटी बजाने और कंफर्टेबल कपड़े पहनने से लोग कब से आवारा बनने लगे। इसी के साथ सास बहू का युद्ध शुरू होने ही वाला होता है कि शुभम वहां पहुंच जाता है। माँ, उसका कॉलेज है इसलिए ऐसे तैयार हुई है। और पायल, तुम भी माँ को समझने की थोड़ी कोशिश करो ना प्लीज। सिचुएशन संभालकर शुभम और पायल घर से निकल जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिससे सास बहू की लड़ाइयों के बीच शुभम पिसता रहता है। लेकिन साथ ही वो दोनों एक दूसरे की आदतों को अपना भी लेती हैं। पर पायल का सीटी बजाना सास को आज भी नागवारा ही होता है। आसमान गिर जाएगा, धरती फट जाएगी, पर इसकी सीटी ना जी ना, कभी बंद नहीं होगी। अरे मम्मी जी, जब आप मेरे कुछ बोले बिना सीटी से ही समझ जाती हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, फिर इसे बदलने की क्या जरूरत? यही तो हमारी यूनिकनेस है। पायल की बात से ज्यादा सहमत ना होते हुए भी सास हंस पड़ती है। उसी शाम पूरा परिवार घूमने जाने का प्लान बनाकर घर से निकल जाता है और उनके जाते ही घर में चोर घुस आते हैं और तभी वो सब भी दोबारा घर के अंदर आते हैं बाहर से। क्या यार पायल, एक शाम भी फोन के बिना नहीं रह सकती थी क्या? घर में ही तो फोन है, कहाँ चला जाता? अब जल्दी अंदर जाकर अपना फोन लाओ, मम्मी और मैं यहीं बाहर वेट करते हैं। ज्यादा बोल रहे हो, देखो अब और धीरे काम करूंगी। ऐसा बोलकर पायल घर के अंदर जाती है और बहुत देर तक बाहर निकल कर नहीं आती। अरे ये तो सच में जानबूझकर लेट करने लगी। चल कर देखते हैं ना। दोनों जैसे ही मेन डोर के नजदीक पहुंचते हैं, उन्हें पायल के सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। हमें लेट करके खुद मजे से बैठी सीटियां बजा रही है। अरे गधे, ये मजा नहीं सजा है, जल्दी से पुलिस को फोन कर। माँ की बातों से कंफ्यूज्ड शुभम उसे देखता ही रहता है। सास खुद ही पुलिस को फोन कर देती है। कुछ देर बाद वो दोनों पुलिस के साथ घर के अंदर जाते हैं तो पायल एक कुर्सी पर बंधी होती है और सास को देखते ही दोबारा सीटी बजाने लगती है। सीटियों की दुकान फिर से शुरू हो गई तू? और क्या इन सबको कह रही है कि चोरा है चोरा है? तुझे कैद किया है, थोड़ा तो तरस खाकर डर हमसे। और प्यार से क्या बोल रहा है इससे? अरे इसके सर पर बंदूक लगा, ठोक दे इसको। अरे चल झूठे, तेरे पास तो हथियार है ही नहीं। सास की बात सुन वहां मौजूद सारे इंसान हैरान रह जाते हैं और पुलिस तुरंत उन चोरों को अरेस्ट कर लेती है। आपको कैसे पता कि इनके पास हथियार नहीं है? अरे सीटी नहीं तो बताया।